नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अभ्युदय बजट। मोदी सरकार अपना अहम बजट पेश करने जा रही है और ऐसे में प्रदेश की जनता की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है। सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि उम्मीदों का भी है। युवाओं की रोजगार की आस का है। नई भर्तियों की घोषणाओं से जुड़ा है। क्या प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कोई ठोस फैसला आएगा? महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि क्या उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और उसकी चलाई जा रही योजनाओं में क्या और बढ़ोतरी होगी। वही किसान वर्ग को समर्थन मूल्य बोनस और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर भी खासी उम्मीदी है, खासतौर से इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मोहन सरकार ने इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है। बढ़ती लागत और मौसम की मार के बीच क्या बजट उन्हें और राहत देगा? आज इस खास पेशकश में हम सीधे लोगों से जानेंगे क्या है उनके विचार, बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं, उस पर लेकर होगी एक विस्तृत चर्चा भी। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या है पब्लिक रिस्पॉन्स। मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता और खासकर भोपाल की जनता को सरकार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक महिला है और उनसे बातचीत करते हैं। चूंकि आप तो घर भी संभालती हैं और शादीशुदा भी हैं, ऐसे में जो सर है वो बाहर भी काम करने जाते हैं, तो लगता है कि सरकार जो है बजट में कुछ करने वाली या फिर महंगाई किसी तरीके से कम हो? महंगाई तो कम होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे सभी लोग परेशान हैं, भले मध्यम वर्ग के हो या फिर एकदम गरीब तबके के हो, उन लोगों को सारी चीज़ों से मतलब निजात मिलना चाहिए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई बहुत अलग तरीके से बढ़ रही है। लोग मतलब किस चीज़ के पीछे देखें, या अपने घर गृहस्थी संभालें या बच्चों की पढ़ाई की तरफ देखें, तो पढ़ाई में भी देखिए आप बच्चों का कितना अलग से मतलब बहुत सारी फीस और ये सब चीज़ें चल रही है। इस पे थोड़ा सा अंकुश होना चाहिए। किसान के लिए सरकार को बहुत कुछ बजट में लाना चाहिए। होता क्या है कि आज अगर किसान की स्थिति देखी जाए तो उसको साल भर जितना फर्टिलाइज़र डालता है वो और जितनी उसको प्रोडक्शन होता है, कुल मिला के देखे तो वो बराबर ही होता है, उसको एक पैसा नहीं मिलता है। तो इसको सरकार को, जैसे कि गवर्नमेंट उसको सब्सिडी गेहूँ पे है, मूंग पे है, बाकी अन्य फसलों पे सब्सिडी देना चाहिए, या कुछ खाद के रेट है वो कम करना चाहिए, जिससे कि किसान को एक सम्मानजनक पैसा मिल सके। मैम, कल मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट ला रही है। घरेलू महिला और जो कामकाजी महिला, उनके लिए सरकार से आप लोगों की क्या उम्मीद हो? क्या लगता है, क्या सस्ता क्या महंगा होने वाला? महंगा होने वाला है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हाई, बट आई रिक्वेस्ट अगर सरकार विमेन के लिए कुछ एम्पावरमेंट लाए, कुछ टैक्स रिबेट में विमेन और मेन का जो अंतर है उसे थोड़ा सा ज़्यादा करे, क्योंकि यू विल अ वुमन कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड हाई। और बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए कुछ करे तो दैट वुड बी ग्रेट। और महिलाओं के लिए क्या, महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए अनाज 6% महंगा हो गया है, थोड़ा सा कम करना चाहिए, महंगाई कम करना चाहिए। पेट्रोल इज़ रेजिंग हाई। दिस द रिक्वायरमेंट टू लिव and to make India better. I really think that government should incorporate all these things in the budget. प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश के विकास के लिए कुछ करना चाहिए। ये अभी जुलूस में और तीज त्योहार मनाने में, धार्मिक पर्व मनाने में लगे हुए हैं। मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के आमदनी और कार्य के ऊपर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और बजट में ये लेकर आए ये बिल्कुल असंभव है। होना चाहिए लेकिन असंभव है, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये करना ही नहीं चाहते, इनकी विल पावर है ही नहीं। ये एक डमरू की तरह से गाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो जैसा डमरू बजता है वैसा ही काम करते हैं। कोई हताश है, कोई निराश है और कोई कह रहा है कि ये डमरू में नाचने वाले बंदर हैं। खैर, तमाम तरह के लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको एक बेहतर तस्वीर पेश करने की, एक पारदर्शी। और आप खुद तय कीजिए कि जो बजट पेश हो रहा है उसमें आपकी कितनी बात हो रही है और आपकी उम्मीदों पर कितना ये बजट खरा उतर रहा है। जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं, पब्लिक से उनकी ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जबलपुर का। क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा ये शहर, एक बड़ी आबादी वाला शहर है और कह सकते हैं कि एक मिली जुली पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, चाहे अर्बन एरियाज़ की बात कर ले या फिर रूरल एरियाज़ की। सोमनाथ, जब भी बजट की बात होती है तो हम इसमें बहुत उलझ जाते हैं
कि अच्छा इस बार कहाँ पे टैक्स में राहत मिलेगी, किसानों को क्या मिलेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या मिलेगा, तमाम तरह के नंबर्स की बड़ी बातें होती हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि लोगों से जब हम बात करें तो बात करें कि उनकी दैनिक दिनचर्या में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो एक अहम रोल अदा करती है, जो तय करती है कि उनकी महीने का खर्चा क्या होगा, उनके सालाना खर्चों का क्या होगा। इसमें चाहे उनके खुद के स्वास्थ्य की बात कर लें या उनके अपने घर से दफ्तर जाने की जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो उनके निजी वाहन हो या फिर कमर्शियल व्हीकल्स हो, घर में खाना बनाने के लिए वो जिस रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं, ये पाइपलाइन गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात हो, या फिर अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसकी, या जिन किताबों से पढ़ा रहे हैं उसकी, तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम एक बड़े खाके में देखते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि उनकी नज़र से आप देख के बताएं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि तमाम तरह की बातें होती है, मेडिकल इंश्योरेंस की बात होती है, तरह की स्कीम्स की बात होती है, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कितनी उन तक पहुंची तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं। तो सोमनाथ, पब्लिक क्या कह रही है? 18 फरवरी को ये जो बजट आने जा रहा है, मध्य प्रदेश का आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसमें ये बात हुई कि एक समय में, आज से 12 साल पहले, सालाना आय मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति 40,000 थी, आज वो बढ़कर 1,70,000 के आसपास होने जा रही है। कितना जिंदगी बदली बीते 12 सालों में लोगों की, जानने की कोशिश करी पब्लिक से। देखिए, मध्य प्रदेश का बजट पेश होने वाला, उस बजट में काफी उम्मीदें बनी हुई है। सबसे प्रमुख रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा प्रमुख मांगी जा रही है, और जिस तरह महंगाई लगातार अपनी चरम सीमा पर है, उस पर भी लोगों का काफी मानना है कि इस बार जो बजट आएगा वो काफी अच्छा आएगा। और हम बात करते हैं कि उनकी दिनचर्या में किस तरह का जो खर्च है उसमें किसमें सुधार होना चाहिए, क्या प्रमुख तौर पर उनकी मांगे रहनी चाहिए। जी भैया बताएं, जो मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है 18 तारीख को, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका दिन भर का जो खर्च है, महीने में जो सैलरी मिलती है, उसको किस तरह यूज करते हैं, और बजट में किस तरह होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और लेकर प्रमुख तौर पर बात की जाए तो क्या होना चाहिए इस बार बजट? अगर हम पिछले 20 सालों से देखिए, 23 सालों से देखिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका जो आउटलुक है कि भाई एमएसएमई बढ़ना चाहिए, हम इवेंट्स कराते हैं, तो मेन सोर्स होना चाहिए कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, लघु उद्योग, 20 साल में अगर हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं करवा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं। सबसे बड़ी बात होती है, अहम बात होती है कि एंड यूजर जो होता है, जिसके पास कैश होती है, जो रोटेशन फैलाता है, उसकी कमी है। उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसको बूस्टअप करने के लिए क्या प्लान है, गवर्नमेंट उसके लिए क्या फर्दर एक्शन लेने वाली है, संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर सरकार की क्या तैयारियां हैं। इतने रिसोर्सेज अगर भारत में अगर 500 प्रकार के मिल रहे थे, तो मैं जबलपुर संभाग की बात करूं तो तकरीबन 150 प्रकार की मिन्नत से जबलपुर संभाग के अंदर। हम सिर्फ अगर माइनिंग सेक्टर की बात करें, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, आयरन ओर सेक्टर की बात करें, सीमेंट सेक्टर की बात करें, कपड़ा उद्योग की बात करें, तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो इस समय रिसेशन से न गुजर रहा हो। अगर हम 500 रुपए लेके जाते शायद वो कुर्सी में कम पड़ जाते। तो इस बात को आपको समझना होगा कि हमको सबसे पहले आय के साधन बनाना पड़ेंगे। जॉब इतने समय से है नहीं, हम पुरानों को प्रमोशन दे दे के कि भाई हम टाइम पीरियड 60 से 62 या 62 से 65 की तैयारी कर रहे हैं, तो हम नए चांसेस गवर्नमेंट के सेक्टर्स में, प्राइवेट प्लेयर्स को हम कितना चांसेस मार्केट में लेके आ पा रहे हैं। सोमनाथ, उन्होंने एमएसएमई सेक्टर की बात करी, उनसे पूछिए, जो सरकार जो बोलती है सिंगल विंडो सिस्टम की, व्यापारी जो है उसको सिंगल विंडो सिस्टम से काम मिलेगा, आसान हो जाएगा रोजगार खोलना, व्यापार आगे बढ़ाना, तो सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपका लाइसेंस से लेकर तमाम पर्चे खर्चे में जो खर्चा होता है वो घट गया? सिंगल विंडो सिस्टम क्या जमीन पर उतर गया जिसके दावे होते हैं? सिंगल विंडो सिस्टम, अगर मैं लघु उद्योग की बात करूं सिर्फ, या किसी भी उद्योग से रिलेटेड, सिंगल 15 दिन के अंदर पूरी फाइल, यहाँ अगर हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करके देते हैं तो सरकार को स्पॉट विजिट करने के साथ, रॉ मटेरियल के साथ, फंडिंग के साथ इसको उद्योग चलाने की 1 महीने में गारंटी देना चाहिए, जो होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सही बात है। हम बड़े उत्साह से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हम उद्योगपति बनने वाले हैं, पहले 2 साइन, तो फलाने डिपार्टमेंट के 2 साइन, फिर तीसरे डिपार्टमेंट के 2 साइन, ऐसा करते करते तकरीबन 6 महीने 8 महीने जब निकल जाते हैं तब तक हमारा मॉरल डाउन हो चुका होता है। सोमनाथ, उनसे पूछिए क्या कारण है, क्या रिश्वत मांगते हैं या आदत पड़ चुकी है धीमे काम करने की? उसके लिए क्या लगता है, रिश्वत मांगते हैं कि आदत पड़ चुकी है इस तरह काम करने की? इसीलिए हमें ना ये कहना चाहिए कि सामने वाले को परेशान करने में मजा आता है। डिपार्टमेंट कोई भी हो,
हम कस्टमर को या जो हमारे पास आया हो, उम्मीद से आया है, बनस्पत उसकी उम्मीदों पे खरा उतरे, हम उसको परेशान कर डालेंगे, जो किसी भी सिस्टम के लिए खराब होता है, किसी भी देश के लिए, किसी प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। इस पर सुधार बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, इस पे वर्कआउट करना बहुत ज्यादा सोमनाथ, जल्दी से इस पे जवाब चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर जरूरी सवाल पूछे। देश में एक बहुत बड़ा एआई समिट हो रहा है, एआई को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह से देखते हैं? बच्चों की पढ़ाई में क्या तब्दीलियां आई हैं या सिर्फ फीस बढ़ी है? पढ़ाई जी, बच्चों की पढ़ाई को लेकर एआई की जो टेक्नोलॉजी, उसको लेकर क्या करेंगे? जो आप जो बात बोल रहे हैं, एआई की टेक्नोलॉजी हो चाहे मैनुअल हो, आज भी मैं बोलता हूँ गुरुकुल प्रणाली क्यों सक्सेसफुल? आप कोविड के समय जिन जिन बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन लिया है, ऑनलाइन एजुकेशन लिया है, उनके आप आईक्यू लेवल लिए, भारत का आईक्यू लेवल प्रेजेंट बच्चे को आप उठा के देखिए, बिना गूगल के वो काम ही नहीं कर सकता है। अभी भी आपको सर्च करना होगा, गूगल करेंगे नहीं। पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन, भाई आप अपने ब्रेन को फिर दे दो। एआई का यूज बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश के पास संभावनाएं बहुत है, लेकिन आपको, चूंकि भारत की पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है, तो मैं ये नहीं समझता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर एआई का उपयोग होना चाहिए। इट्स गुड फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो काम को शॉर्ट पीरियड में कर लेता। बट अगर हम मैनुअल की बात करें तो 40 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए जस्टिफाई नहीं होता ज्यादा चीजों को। चलिए, देखना होगा। शुक्रिया सोमनाथ, बने रहिए हमारे साथ। अर्पित नागत हमारे साथ उज्जैन से जुड़ रहे हैं इस वक्त। अर्पित, उज्जैन धार्मिक पर्यटन का प्रमुख क्षेत्र, और देख रहे हैं बीते 1-2 साल में खासतौर से उज्जैन की अगर हम बात करें तो एक तो पर्यटकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, लाखों में, और दूसरा ये कि जो सिटी डेवलपमेंट है वो बड़ा तेजी से वहां पर देखने को मिला है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जाए या लॉजिस्टिकल जो तरीके से आवाजाही की जो व्यवस्था वो बड़ी सुदृढ़ की गई है। उज्जैन के लोग जो आने वाला बजट प्रस्तुत होने जा रहा है 8 फरवरी को, जिसे जगदीश देवड़ा प्रस्तुत करेंगे, उसे किस तरह से देख रहे हैं? जाहिर तौर पर आकार बड़ा होने जा रहा है, क्या उम्मीद है उज्जैन की जनता को, खास मध्य प्रदेश की जनता को? जी बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं ये बजट मायने में ऐतिहासिक भी माना जा रहा है, क्योंकि ये जो बजट है, जो 3 ईयर रोलिंग बजट पेश हो सकता है, क्योंकि इसमें पहली बार अगर बजट की बात की जाए तो पहली बार डिजिटल पेपरलेस बजट पेश होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं हर वर्ग, किसान, मध्यम वर्गीय परिवार, कहीं ना कहीं हर व्यापारिक सभी को उम्मीद है कि इस बार बजट अपने पक्ष में होगा। मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चर्चा करूंगा किस प्रकार से भैया बजट कल आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? लगता है कि जो फैमिली इनकम है, बात करें फैमिली इनकम को बढ़ाया जाना है कि बजट में आगे की फैमिली इनकम बढ़े, और एक फैमिली में जो रोजगार को पूरा चला, चीजें व्यापार है, रोजगार के इनकम बढ़ेगा तो वो आगे कर पाएगा। अभी जो इन्फ्लेशन के ज्यादा है, महंगाई चल रही है, के अकॉर्डिंग सभी फैमिलीज में बोल सकते हैं कि क्रेडिट तो बहुत ज्यादा लोग ला रहे हैं, बचाने के लिए उनकी फैमिली इनकम को बढ़ाना, कहीं न कहीं उसकी रिपेयरमेंट कैपेसिटी तो हो सकती है, बढ़ा सकते हैं, जिसकी बजट आशा है, रिपेयरमेंट कैपेसिटी बढ़ाना, फैमिली इनकम बढ़ा सकते हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा करें, रोजगार में व्यक्ति है, किसानों की बढ़ सके, जिसमें उनके फसलों की तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए, होना चाहिए बजट में, तो सभी वर्ग को जहाँ जहाँ आवश्यकता लगे, मैं बोल सकता हूँ अच्छे से इनकम बढ़ाई जाए। अच्छा अर्पित, जल्दी से इस पे उनसे जवाब चाहूंगा। उज्जैन में जिस तरह से पर्यटन बढ़ा है, कि वहां के स्थानीय युवाओं में खास तौर से क्या रोजगार की जो संभावनाएं हैं उसमें कुछ तब्दीलियां देखने को मिली? किस तरह का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिस तरह से राज्य सरकार वहां के क्षेत्र का विकास को लेकर बड़े एग्रेसिवली काम कर रही है? जी बिल्कुल अभिषेक, युवाओं की बात की जाए तो युवा हमारे साथ भी मौजूद है। किस प्रकार से रोजगार के बारे में आप उज्जैन से निवास करते, क्या देखते आप, क्या कहेंगे? उसमें रोजगार का ये है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, सरकार को रोजगार को लेकर काम करना चाहिए। अभी तक कोई युवाओं को रोजगार मिल नहीं पाया है, युवा सिर्फ डिग्रियां लेके भटक रहा है, सिर्फ डिग्रियां है हाथ में, रोजगार मिल नहीं पा रहा। सरकार वादे करती है, पर हम चाहते हैं कि इस बजट में ऐसा कुछ आए जिससे युवाओं को रोजगार मिले और अच्छा काम मिले। कहीं ना कहीं अभिषेक, जैसा कि देखा जाए तो हर वर्ग, युवा हो, व्यापार हो, सबकी एक ही मांग है कि कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार मिले और ये बजट ऐसा हो जिससे
सारा ही तो निश्चित रूप से खासी उम्मीदें अर्पित सभी को इस बजट से। खैर, कपिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। कपिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी कपिल, 18 फरवरी को जो बजट पेश होने जा रहा है, खास तौर से इस वजह से अगर आप देखें कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसे कृषि वर्ष घोषित किया है, जाहिर तौर पर किसानों को इस बार एक बड़ी उम्मीद है कि एक स्पेशल बजट एलोकेट किया जाएगा किसानों के लिए, इस सेक्टर को और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने के लिए और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए। खास तौर से केंद्र ने जिस तरह का बजट पेश किया है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या सोच रहे हैं वहां के लोग, क्या किस तरह की उम्मीद लगा के बैठी है ग्वालियर की जनता? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं, प्रदेश का आर्थिक बजट कल पेश होने वाला है, जिसको लेकर जगदीश देवड़ा, प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में इसको कल सवेरे पेश करेंगे। अभी हम ग्वालियर में मौजूद है। ग्वालियर के व्यापार जगत की यदि हम बात करें तो ग्वालियर में धरातल पर रीजनल कॉन्क्लेव भी हुई, इन्वेस्टमेंट मीट का भी आयोजन किया गया, काफी निवेश भी ग्वालियर के लिए आया, पर धरातल पे ये निवेश कहीं देखने को नहीं मिला। हमारे साथ में कुछ व्यापार जगत के लोग मौजूद है, उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि कैसा बजट की उम्मीद है उनको, क्या वो चाहते हैं व्यापार में। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो सरकार के द्वारा कल बजट की घोषणा होने वाली है उसमें व्यापारियों के हित में है। जैसे कि हम व्यापारी जितने भी हैं सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स कलेक्ट करके जमा कराते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी सुविधाओं का भी सरकार ध्यान रखे। जैसे हमको आयुष्मान कार्ड की तरह हमको सुविधाएं दी जाए, हम लोगों के यहाँ जैसे आगजनी या चोरी चकारी हो जाती है उसमें भी हमारी कुछ मदद और सहायता की जाए, इस तरह से हमारे लिए प्रावधान रखे। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से समय समय पर प्रोफेशनल टैक्स समाप्त करने की बात कही थी। जीएसटी लगने के बाद प्रोफेशनल टैक्स लगाना हमारे लिए दोहरी मार होती है कि हमें प्रोफेशनल टैक्स से उसको हटाया जाए। तीसरा, मैं चाहता हूँ कि जो मंडियां हैं हमारे यहाँ, जब हमारे जीएसटी का प्रावधान चालू है तो मंडियों में मंडी टैक्स को हटा दिया जाए, जिससे हम लोग सुचारू रूप से मंडियों से माल क्रय करके जीएसटी भर के उसे सुचारू रूप से माध्यम से बेच सके। और भी कुछ व्यापारी लोग हमसे हमारे साथ मौजूद है, जानना चाहेंगे। आपसे जानना चाहूंगा भाई साहब, पेट्रोल डीजल के दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं और खासकर मध्य प्रदेश में इस दामों को देखा जा रहा है और राज्य को देखा जाए तो इसमें टैक्स में कई कटौती करी गई है, तो मध्य प्रदेश में काफी मतलब व्यापार में मदद करने वाला होता है। देखिए, जहाँ तक बात करें पेट्रोल डीजल की, तो मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा पिछले अनेक वर्षों से पेट्रोल डीजल जीएसटी के ये बात की जा रही है। हमारी इसमें दो मांग है, या तो उसको जीएसटी में लाया जाए, अगर जीएसटी में आएगा तो निकटवर्ती राज्यों के बराबर के रेट हो जाएंगे। दूसरा, अगर नहीं आता है तो वैट की दर जो निकटवर्ती प्रदेश है उनके बराबर। दूसरी हमारी एक प्रमुख मांग है कि जो स्टैंप ड्यूटी, जो प्रॉपर्टी पे जो स्टैंप ड्यूटी अन्य विकसित राज्य जैसे महाराष्ट्र और गुजरात की अगर हम बात करें तो वो जो 6 से 7% है, वही मध्य प्रदेश में ग्वालियर में 11 से लेकर 12.5% है। जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात करें तो हमें बड़ी उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि पिछले वर्ष भी जब हमने 2024 में एक मांग रखी थी बजट में कि एमएसएमई जो कि हमारे व्यापार की, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो एमएसएमई जो प्रोत्साहन योजना थी उसके अनुसार जो सब्सिडी मिलनी होती थी, जो कि 1.5 साल 2 साल डिले हुई थी, तो उस मांग को सरकार ने माना और 2025 के बाद से लगातार सब्सिडी लगभग समय पे आ रही है। हमारी सरकार से प्रमुख मांग है, जहां मुख्यमंत्री जी ने एक तरफ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक विकास की एक धारा बहाने का कार्य किया है, तो वहीं हमारी एक मांग है कि जो हमारे वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र में है, जो वर्तमान औद्योगिक नीति है, उसमें जहां जो परेशानी है, जैसे एक ही काम के लिए हमें डबल टैक्सेशन देना पड़ते हैं, हमें नगर निगम को भी उद्योग को टैक्स देना है और एमएसएमई को भी देना है, उसको एक टैक्स लगा जाए। वहीं दूसरी ओर जहां व्यापारिक क्षेत्र की बात करते हैं, एक ही कार्य के लिए आज जब गवर्नमेंट की पॉलिसी है डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, जहां हमें नगर निगम को एक और स्टॉप एक्ट का लाइसेंस बनवाना है, वहीं एक और नीति बना रखी सरकार ने कि ट्रेड लाइसेंस की। ऐसा क्यों? एक ही नीति, एक ही। आज पूरा देश चिंतित है कि मध्य प्रदेश में कैसे विकास आगे बढ़े। कपिल, मैं चाहूंगा जल्दी से इस बात पर जरूर जवाब ले उनसे। ठीक जैसे परिवार का एक जो मुखिया होता है, जो कमाता है, वो बजट एलोकेट करता है कि घर के बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य, उनके मेडिकल के लिए पैसा रखे, बच्चों की पढ़ाई और खान पान के लिए एक बजट स्पेसिफिक रखे, और फिर घर के दूसरे खर्चे। मौजूदा जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, ऐसे में जो राज्य सरकार है उनको अपने बजट को किन किन क्षेत्रों में खर्च करना चाहिए और किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको लेकर पब्लिक क्या सोचती है? अभी तक हम आपसे जानना चाहूंगा, मौजूदा जो समय है इसमें मध्य प्रदेश सरकार को किन सेक्टरों में ध्यान देना चाहिए? सबसे ज्यादा तो जो एमएसएमई सेक्टर की बात चलती है, एमएसएमई के लिए इतनी कंप्लाइंस है स्टार्ट करने के लिए, उनको थोड़ा सा इजी करना चाहिए
जिससे जो अपनी एमएसएमई सेक्टर है वो और ज्यादा ग्रो करें और देश की विकास में सहायता करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया कपिल गोयल जानकारी के लिए। रुक करेंगे बुरहानपुर का भी, बहुत देर से इंतजार करें। राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल इंगले। राहुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी अपनी मांगे हैं। एमएसएमई सेक्टर्स को लेकर है, कृषि क्षेत्र को लेकर है, व्यापार की सुलभता को लेकर बात हो रही है, जमीन पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई जा रही है, जीएसटी के अलग अलग जो प्रावधान हैं उनको लेकर कई तरह के एक्सपेक्टेशंस है कि इनका सरलीकरण होगा। बुरहानपुर की जनता इसे किस तरह से देख रही है? खासतौर से देखा जाए टायर 3 सिटीज जो होते हैं वहां पर देखा जाता है कि जो छोटे व्यापारी है वो चाहते हैं कि जो व्यापारिक जटिलताएं हैं वो थोड़ी कम हो ताकि उनके लिए व्यापार सुगम हो सके। साथ ही साथ कह सकते हैं कि रोजगार के नए अवसर भी वहां खुले और उसमें सबसे ज्यादा समन्वय अगर राज्य सरकार का मिलता है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा लाभ वहां की स्थानीय जनता को मिलता है। तो बुरहानपुर की जनता क्या उम्मीद लगाए बैठी है इस बजट से? अनम्यूट कर लीजिए राहुल। राहुल अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा है। बोलिए राहुल। राहुल आपका ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा है, प्लीज एक बार चेक कीजिए, कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू आ रहा है। अनम्यूट कर लीजिए। जी रिसीव हो रहा ऑडियो, राहुल बोलिए। जी 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 सर, हमारे साथ में मुकेश लोढ़ी जी जुड़ चुके हैं। हम इनसे पूछते कि कल का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जो कल बजट आने वाला है, तो जो पूछते हैं कि भाई कृषकों के इसमें या युवाओं के लिए या व्यापार के लिए क्या रहेगा कल के बजट में? देखिए, सभी वर्गों सभी व्यापारी किसान इनके सभी के लिए तो ध्यान में रखकर ही बजट बनाया गया है। भारत का 2047 तक विकसित भारत के को ध्यान में रखकर ही बजट बनाया जाएगा, क्योंकि हम 2047 तक भारत को विकसित करना है। और लॉन्ग टर्म को कहा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया है। कुछ नए सेक्टर भी इसमें जोड़े गए हैं, जैसे एआई पर बात करेंगे तो एआई को भी इसमें जोड़ा गया है, उसके ऊपर भी हमारे बजट पर काम किया जाएगा ताकि भारत में इसका भी चलन बढ़ जाए। कुछ युवा उद्योगों के नए नए अवसर खोजे जा रहे हैं। प्राइवेटेशन के लिए भी, प्राइवेटेशन में भी जो रोजगार के उनके भी साधनों को बढ़ाया जाएगा। घोषणाएं तो बहुत सी होती है, लेकिन धरातल पे कुछ काम होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होगा, इसीलिए होगा। शिक्षा विभाग के लिए क्या सोचते हो? बिल्कुल शिक्षा के लिए। राहुल दूध उत्पादन को लेकर क्या सोचते हैं? सरकार कह रही है कि लोन देगी, सस्ते में लोन देगी और उस पर ब्याज भी बहुत कम होगा और लंबे टाइम के लिए देंगी लोन। उसको किस तरह से देखते हैं? क्या इससे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी? व्यापारी इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है? मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा क्या? दूध को लेके जो उत्पादन के लिए शासन सब्सिडी दे रही है कि भाई आप बड़े बड़े गौशालाएं लगाइए या उस पर लोन लीजिए, और क्या उसमें दूध से संबंधित जो ऑर्डर आ गया होंगे तो उसमें क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल होगा। ये बहुत दूरगामी सोच है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें हमारी गौ रक्षों की जो गायों की रक्षा होगी और उनसे हम नए नए प्रोडक्ट बना के मार्केट में बहुत कम दामों पर भी उपलब्ध कराएगी। इससे रोजगार मिलेगा गौ सेवकों को भी, गौ पालन पशु जो पालते हैं पशुपालक उनके लिए भी रोजगार के अवसर खुलेंगे और इससे वो ये आगे चलती बड़ा उद्योग चलता है, बड़ा उद्योग बनता है। जैसे अमूल डेयरी, मदर डेयरी, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जितने बड़ी संख्या में लोग आज इतनी गुजरात की जो अमूल डेयरी है उसमें आप देख लीजिए बहुत सारे महिलाओं का समूह ने उस ग्रुप को चालू किया था। आज वो ग्रुप कहाँ पर है? नए नए लोगों को, महिलाओं को, बहुत सारे महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर हम ये कहेंगे कि इनसे भी हमको रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य के इसमें कुछ सुधार होगा? बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य के ऊपर भी नए नए सुधारों की बहुत हम ये बजट में स्वास्थ्य विभाग को भी जोड़ा गया है और बहुत सारा स्वास्थ्य विभाग में हमको बाहर जो टेक्निक हमारे भारत में नहीं है, हम पहले बाहर जाते थे, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद में कई ऐसे तकनीकों का हम आविष्कार, तकनीकों को हमने दिया है जिससे सारी चीजें लगभग हमारा मेडिकल लाइन है वो दुनिया के सबसे टॉप में से गिना जाता है।
जो अभाव है, तो जो भी कुछ अभाव रहेगा उसको हम आगे इस बजट के माध्यम से सरकार इसको पूरा करेगी। निश्चित रूप से बहुत उम्मीदें हैं राहुल। सभी को बजट से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को, हमारे जितने भी सहयोगी थे आज उन्होंने जनता से बात करी, जानने की कोशिश करी उनके मन में क्या है इस बजट से, उनकी क्या उम्मीदें हैं, और बातों ही बातों में उन्होंने ये भी जाहिर किया कि क्या कुछ चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार के सामने भी, और उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा अपने इस बजट में। पर खैर अब देखना होगा 18 फरवरी को जो बजट पेश होने जा रहा है उस बजट में मध्य प्रदेश की जनता को क्या कुछ हासिल होता है, और जो सपने दिखाए जा रहे हैं, आंकड़े उनके समकक्ष क्या कह रहे हैं, ये तो खैर बजट ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।